सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉलिटी का एक टॉपिक लाए हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। और दल बदल विरोधी कानून से एग्जाम में सवाल आता ही है, तो इससे जुड़ा हुआ जितना फैक्ट है, जितना कॉन्सेप्ट है, उसको आज हम लोग समझ जाते हैं कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आए आपका छूटे नहीं। और इस वीडियो को पूरा देखना, आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, तो टॉपिक जो है हमारा वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। हिंदी में बोलते हैं दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून ये क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है और इसका ज़रूरत क्यों पड़ा था। क्योंकि अगर आप देखिएगा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा मूल संविधान था, उसमें कहीं भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लिखा गया था। क्या ज़रूरत पड़ा कि आगे चलकर ऐसा लॉ हम लोग को बनाना पड़ा? तो इसका वजह क्या था, वो सारा चीज़ हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिएगा, पहला चीज़, ये एंटी डिफेक्शन लॉ बना कब? तो पहला आप पॉइंट याद रखिएगा जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ बना 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। याद रखिएगा, राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके टाइम में एंटी डिफेक्शन लॉ बनता है। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, बहुत पूछता है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा कौन सा प्रावधान आया था। तो एंटी डिफेक्ट, या फिर ऐसे पूछेगा एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो पहला से एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है वो अभी हम लोग तुरंत समझेंगे। पहले ये समझ लो, फैक्ट याद रखना, 52nd अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल जोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल जोड़ा गया। वो कौन सा शेड्यूल था? तो 10th शेड्यूल। याद रखना, 10वीं अनुसूची। कौन सा शेड्यूल? 10th शेड्यूल। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, हाँ, मैं जब एक सिक्किम का वीडियो लिया था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि 10th शेड्यूल पहले भी ऐड हो चुका था, लेकिन उसको फिर क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मैंने आपको बताया था सिक्किम को जब एसोसिएट स्टेट बनाया गया था तो 10th शेड्यूल वहाँ पे ऐड किया गया था, लेकिन आगे चलकर उसको फिर अगला अमेंडमेंट में उसको खत्म कर दिया गया। तो याद रखिएगा, अब अगर आपसे पूछेगा कि 10th शेड्यूल में क्या आता है, तो आप बताना 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। अब समझो ये है क्या, ये दल बदल का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है कि चुनाव में जो लोग लड़ते हैं तो किसी दल से लड़ते हैं, या कोई निर्दलीय भी लड़ते हैं, लेकिन मुख्यतः कोई दल है ना, दल मिलकर क्या करता है, बहुत सारे लोग मिलकर एक दल बनाते, पार्टी बनाते। तो यहां पे नाम पे जाओ कि दल बदल, मतलब दल को बदल लिया। अगर कोई एमपी, कोई एमएलए क्या कर ले? दल को बदल ले। तो इससे क्या होता है समझना। मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं आपको, है ना। 1985 से पहले होने ये लगा था कि एक तरह से बोलो कि खरीद फरोख्त होना शुरू हो गया। खरीद फरोख्त क्या? कोई वस्तु का खरीद फरोख्त नहीं, हमारे एमपी एमएलए का खरीद फरोख्त होना शुरू हो गया। खास करके राज्यों में ये बहुत ज़्यादा देखा जाने लगा। और आज भी आपको कहीं ना कहीं इस तरह का चीज़ जब आप सुनते हैं न्यूज़ में, तो ये अक्सर न्यूज़ में आ जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, और यहाँ से एग्जामिनर का ध्यान जाता है और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए मुझे लगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा दूँ। तो समझना होता क्या है, 1985 से पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, समझना। कोई भी एक स्टेट है, कोई भी एक राज्य है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कोई भी एक स्टेट है। अब मान लो इस स्टेट में जो यहाँ का विधानसभा है, इस विधानसभा में 200 सीट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कितना सीट है? 200 सीट है। अब समझना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 101 सीट ले आएगा तो इसका क्या हो जाएगा? सरकार बन जाएगा। तो सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए? मोर देन 50% आपको सीट चाहिए। तो चाहे लोकसभा का बात करो, चाहे आप विधानसभा का बात करो, है ना। केंद्र में लोकसभा से सरकार बनता है और राज्यों में विधानसभा से सरकार बनता है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि कोई विधानसभा है जहां पे 200 सीट है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितना सीट चाहिए? 101 सीट चाहिए। 101 सीट उसको मिल जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? सरकार बन जाएगा। अब समझना, मान के चलते हैं, दो पॉलिटिकल पार्टी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी है। मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी, समझना बात को, एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है। अब समझना होगा क्या, बी पार्टी जो है
बी पार्टी जो है इसके पास मान लेते हैं 100 सीट आ चुका है। कितना सीट आ गया? 100 सीट आ चुका है। अब देखो, और इस ए पार्टी के पास भी 100 सीट है, मान लो बराबर सीट आ गया, ठीक है, या है ना, दो पार्टी के पास है ना 100 बराबर सीट आ गया। अब होगा ये, अब किसी का सरकार तो नहीं बन रहा है, तो मान लो कि बी पार्टी बड़ा तेज तर्रार निकला। इसने क्या किया, ए पार्टी का जो विधायक होगा, जो एमएलए होगा, क्योंकि ये जो 100 सीट पर जो जीत के आए वो कौन जीत के आए? एमएलए जीत के आए। अब ये जो एमएलए होगा, मान लो कोई भी XYZ, कोई भी एक व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति का नाम है, एक मान लेते हैं एक एमएलए है, उसका नाम है रामलाल। अब देखो क्या होगा, बी पार्टी जो है ये रामलाल को ऑफर करेगा कि एक काम करो, तुम मेरे में आ जाओ। तुम अगर मेरे में आ जाएगा तो क्या होगा कि हम तुमको मंत्री पद दे देंगे, या फिर इसको लाखों करोड़ों रुपया का प्रलोभन दिया कि देखो इतना करोड़ रुपया हम तुमको दे रहे, तुम मेरे में आ जाओ, तुम ए पार्टी को छोड़ दो और बी पार्टी में आ जाओ, और तुम मेरे में आ जाएगा तो मेरा मेजॉरिटी पूरा होगा, मेरा सरकार बन जाएगा, तुमको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। तो इसको प्रपोजल अच्छा लगा और इसने क्या किया, रामलाल ने क्या किया, ए पार्टी को छोड़कर बी में ज्वाइन कर लिया। अब इसके पास सीट कितना हो गया? 101। तो अब बताओ सरकार किसका बन जाएगा? बी का बन जाएगा। अब एक चीज समझना, क्या ये आपको लोकतंत्र के खिलाफ नहीं लगता है? ये डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं लगता है? बिल्कुल ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि समझना, रामलाल जब चुनाव लड़ा था और चुनाव जब ये जीता, जब जनता इसको वोट किया, और इसको वोट किया रामलाल के नाम पर और इसका पार्टी के नाम पर। मान लो बहुत लोग जो वोट करते हैं पार्टी का विचारधारा से वोट करते हैं। अब मान लो कि ए का विचारधारा था या फिर इसका जो मैनिफेस्टो था जनता को अच्छा लगा, इसलिए उसने क्या किया, रामलाल को जिताया। तो जनता ने रामलाल को जिताया, ए पार्टी से ये ज्वाइन किया हुआ था इसलिए इसको जिताया। लेकिन अगर ये जीतने के बाद पार्टी चेंज कर लेता है तो जनता के साथ तो खिलवाड़ है, क्योंकि जनता ने बी पार्टी को नकार दिया और ए पार्टी का रामलाल को क्या किया, जिताया। तो अब यहां पे क्या होगा, जनता के साथ क्या होगा, खिलवाड़ होगा। ये खेल बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया था राज्यों में, और जब राज्य में शुरू हो गया तो हमारे पास कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि इस तरह का चीज को हम लोग क्या करें, रोके। तो इसलिए राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जो कि 1985 में किया गया, और उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल नंबर 10 में इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए आपको क्या क्या फैक्ट याद रखना है। पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में है ना, शेड्यूल किस में आता है, 10 में आता है। और ये दल बदल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो आज भी आप देखना बहुत सारा खेल होते रहता है। आप सुने होंगे, कभी एमपी में सुने होंगे, कभी महाराष्ट्र में सुने होंगे, हाल फिलहाल का जो घटना है कि इतना विधायक इसका तोड़ के ले गया, है ना। आप देखते हो ये खेल अक्सर चलते रहता है। अब चूंकि ये लॉ बन चुका है तो अब कैसे ये खेल हो सकता है, इस चीज को आपको समझना होगा, और पूरा प्रावधान और बहुत सारा फैक्ट यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखो, तो पहला चीज आप समझना कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस पर लागू होता है, दल बदल विरोधी कानून किस पर लागू होता है, और लागू होने से क्या होता है। तो पहला चीज आप ये समझो कि एंटी डिफेक्शन लॉ ये लागू होता है एमपी और एमएलए पर, मतलब सांसद और विधायक पर। तो आप पहला चीज ये ध्यान रखना, एंटी डिफेक्शन लॉ किस पर लागू होता है, एमपी एंड एमएलए। और याद रखिएगा एमपी एमएलए में जो ये लागू होता है, ये किसी भी हाउस के मेंबर होंगे उस पर ये क्या होगा, लागू होगा। अब कैसे लागू होता है तो समझना, 3 प्रावधान है ना एंटी डिफेक्शन लॉ का लागू होने का। तो पहला चीज तो आप याद रखना, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं इस पर भी लागू होता है। तो किस पर लागू होता है, इलेक्टेड मेंबर पर लागू होता है। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं इस पर भी लागू होता है, और जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, जो बिना किसी दल के चुनाव लड़ रहे हैं उस पर भी है ना लागू होता है। जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है उस पर भी क्या होता है, ये लागू। निर्दलीय मतलब हो गया बिना किसी दल का क्या होना, चुनाव लड़ना। तो पहला चीज आप ये ध्यान रखना, एंटी डिफेक्शन लॉ किस पर लागू होता है, तो इलेक्टेड मेंबर, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, मतलब एमपी हो या एमएलए हो,
नॉमिनेटेड मेंबर, ये बहुत लोग यहाँ पे आप कंफ्यूजन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ किस पर लागू होता है, तो इलेक्टेड मेंबर तो लगभग जानते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉमिनेटेड पे नहीं लगता होगा। बिल्कुल नॉमिनेटेड मेंबर पर भी लगता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। और जो निर्दलीय होते हैं, बिना दल के होते, उन पर भी लागू होता है। कैसे लागू होता है समझना। देखो, अगर कोई इलेक्टेड मेंबर, समझना, कोई इलेक्टेड मेंबर अगर इसने एक तो पार्टी को चेंज कर दिया, तो पार्टी को चेंज करिए मतलब दल को क्या किया, बदल दिया। तो दल को बदल दिया, मान लो कोई चुनाव कांग्रेस से जीता और वो फिर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, तो जनता ने तुमको कांग्रेस के नाम पर वोट दिया, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़कर वोट दिया, लेकिन तुमने क्या किया, बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो यहां पे क्या होगा, तो ये जनता के साथ क्या है, खिलवाड़ है, इसलिए इस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होने का मतलब हो गया कि इसका सदस्यता समाप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, इसके हाउस का सदस्यता, सदन का सदस्यता क्या हो जाएगा, मेंबरशिप उसका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जब मेंबरशिप समाप्त हो जाएगा तो एमपी एमएलए रहेगा नहीं, और जब एमपी एमएलए नहीं रहेगा तो फिर मंत्री या जो भी पद उसको मिला वो खत्म हो जाएगा, या फिर जो उसको जोड़कर क्या किया था, अपना मेजोरिटी प्रूफ किया था, तो उसका मेंबरशिप अगर खत्म हो जाएगा तो मेजोरिटी भी उसका सरकार का क्या होगा, चला जाएगा। तो आप समझना, तो कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी इलेक्टेड मेंबर अपना पार्टी को चेंज कर दे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक तो ये। दूसरा चीज आप समझना कि अगर कोई भी इलेक्टेड मेंबर जो जिस पार्टी का है वो क्या करे, पार्टी का जो निर्देश है उसका वो अवहेलना करे, उसको व्हिप बोला जाता है। याद रखिएगा, उसको क्या बोला जाता है, व्हिप, है ना, हिंदी में बोलते हैं सचेतक, इसको क्या बोला जाता है, व्हिप या सचेतक। अब समझना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो एक निर्देश होता है, जैसे निर्देश क्या होता है, निर्देश ये होता है कि जैसे कि राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, अब पॉलिटिकल पार्टी का निर्देश है, बीजेपी है ना, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, ये सब पार्टी क्या करता है, निर्देश देता है कि तुमको इसी मेंबर को वोट करना है या इसी कैंडिडेट को वोट करना है। अब मान लो कि बीजेपी ने, मान लो एक एग्जांपल ले रहे कि बीजेपी पार्टी है, अब बीजेपी पार्टी ने बताया कि दो लोग खड़ा, एक्स और वाई, बोला कि एक्स को वोट करना, वाई को वोट नहीं करना। अब एक बीजेपी के मेंबर ने क्या कर दिया, एक्स को वोट ना करके वाई को कर दिया। तो क्या हुआ, पार्टी का जो निर्देश है, पार्टी का, तो आप निर्देश के क्या किए, खिलाफ एक तरह से माना गया कि आप उसके अगेंस्ट में क्या हो गए, खड़े हो गए, और आप उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए तो आप पे व्हिप लागू हो जाएगा, मतलब आपको उस दल का मेंबरशिप को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और आपका जब वो दल का मेंबरशिप समाप्त होगा तो आप बताओ एंटी डिफेक्शन लॉस पर लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि याद रखना डुअल मेंबरशिप है उसके पास। याद रखिएगा, कोई भी एमपी एमएलए के पास क्या होगा, डुअल मेंबरशिप होगा, एक तो पार्टी का मेंबरशिप होगा और एक क्या चीज का मेंबरशिप होगा, एक हाउस का मेंबरशिप होगा। तो पार्टी अपना मेंबरशिप, पार्टी का मेंबरशिप जब उसका समाप्त हो जाता है तो हाउस का मेंबरशिप भी उसका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्यों समाप्त हो जाएगा, आप बताओ, जो समझना, आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि चुनाव लड़ने के टाइम उसका जो सिचुएशन था, अगर सिचुएशन में चेंजिंग आया तो याद रखिएगा एंटी डिफेक्शन लागू हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मैंने क्या बोला, चुनाव लड़ने के टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि मान लो कोई व्यक्ति है और बीजेपी से चुनाव, या फिर मैंने एग्जांपल दिया था क्या, कांग्रेस का, हाँ, मैंने बोला कि ये कांग्रेस से चुनाव लड़ा और जीता, समझना बात। तो ये चुनाव लड़ा किससे, कांग्रेस से, और कांग्रेस से चुनाव जीता, लेकिन जीतने के बाद इसने क्या किया, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो आप मुझे बताओ, एक तो कंडीशन क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ा और ये बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, तो एंटी डिफेक्शन लागू होगा कि नहीं, बिल्कुल, इसका मेंबरशिप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक तो ये। दूसरा मैंने आपको बताया व्हिप के बारे में। व्हिप के बारे में क्या है, मैंने बताया कि मान लो कि कोई बीजेपी का मेंबर, मैंने आपको बताया कि इसने निर्देश दिया कि इसको फलाना को वोट करना है, लेकिन एक व्यक्ति ने दूसरे को वोट कर दिया, मतलब उसका निर्देश का पालन नहीं किया। जो भी वो निर्देश देता है बीजेपी की तरफ से, जो भी निर्देश आता है उसका वो पालन नहीं करता है, तो उस पर व्हिप लागू हो जाएगा, उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, कोई भी बीजेपी का मेंबर, मान लो कि कोई भी एक है ना एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, ये बीजेपी का मेंबर है और इसने क्या किया, बीजेपी के अगेंस्ट में जाकर काम किया, तो अब बीजेपी इसका मेंबरशिप को क्या कर देगा, इसका मेंबरशिप को रद्द कर देगा। और जब इसका मेंबरशिप रद्द हो जाएगा तो आप मुझे बताओ, चुनाव जो ये जीता था तो बीजेपी के नाम पर जीता था, ये जब चुनाव जीता था तो ये बीजेपी पार्टी में था, तब लोगों ने वोट किया, लेकिन अब तो ये किसी भी पार्टी में नहीं है ना। ये बात समझ में आ रहा कि अब इसके पास कोई दल ही नहीं है, क्योंकि ये दल क्या कर दिया, इसको हटा दिया। तो याद रखिएगा, जब व्हिप जारी हो जाएगा, मतलब उसको जब हटा दिया जाएगा, अपना पार्टी से हटा दिया जाएगा, तो उसका मेंबरशिप भी क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉस में लग जाएगा, क्योंकि अब वो पार्टी में नहीं रहा।
ये मेरे ख्याल से स्पष्ट होता होगा आपको। अगर दिक्कत आएगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना आप, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं कि क्योंकि ये बीजेपी से चुनाव लड़ा था, अब ये किसी भी पार्टी में नहीं है, बीजेपी ने इसको हटा दिया है, व्हिप जारी कर दिया, उसका ये उल्लंघन किया था, तो इसका मेंबरशिप, पार्टी का मेंबरशिप खत्म हुआ। और जब पार्टी का मेंबरशिप खत्म हुआ तो यहां पे भी मेंबरशिप खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि चुनाव लड़ने के टाइम में जो चीज था, जिस सिचुएशन में था, उसी सिचुएशन में उसको क्या होना, आगे रहना। अगर वो सिचुएशन में आगे है, उसी कंडीशन में आगे, तब तो ठीक है। अगर कंडीशन थोड़ा भी बदलता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। यहां तक क्लियर है? तो इलेक्टेड मेंबर पर भी क्या होता है, लागू होता है। इसके अलावा याद रखिएगा ये नॉमिनेटेड मेंबर पर भी लागू होता है। नॉमिनेटेड मेंबर पर कैसे लागू होगा, नॉमिनेटेड मेंबर पर कैसे लागू होगा? तो नॉमिनेटेड मेंबर पर ये जो लागू होता है, ये अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य, आपको पता है जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते, पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे, अब तो नहीं होते वो, है ना। विधानसभा में भी 1 एंग्लो इंडियन होते थे, विधान परिषद। तो आप समझ ना, नॉमिनेटेड मेंबर का मतलब होता है जो चुनाव लड़के नहीं आता है, राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यों में गवर्नर के द्वारा उसको क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो आप समझ ना, लेकिन राष्ट्रपति या जो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो माना यही जाता है कि वो किसी ना किसी, जो भी व्यक्ति नॉमिनेट होंगे, किसी ना किसी पार्टी से इनडायरेक्ट रूप से क्या होंगे, जुड़े होंगे, ऐसा मान लिया जाता है। जैसे मान लो कि राज्यसभा में रंजन गोगोई साहब जो सीजीआई थे, उनको नॉमिनेट किया गया था, तो मान लिया जा रहा है कि बीजेपी को ये पसंद आ रहे हैं, उनके पक्ष में अगर उनका विचार लग रहा है तो उनको नॉमिनेट कर लिया। जैसे एक बार सचिन तेंदुलकर नॉमिनेट हुए थे तो कांग्रेस की तरफ से वो नॉमिनेट किया गया था, तो कांग्रेस से माना जा रहा है कि उसका जुड़ाव सचिन तेंदुलकर का ज्यादा था। तो आप एक चीज समझना, तो अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, याद रखिएगा, कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीना के बाद, 6 मंथ के बाद, है ना, आफ्टर 6 मंथ, याद रखिएगा, आफ्टर 6 मंथ अगर ये किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो इस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा और इसका भी मेंबरशिप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है? कितने दिन बाद? 6 महीना। 6 महीना तो छूट है, याद रखिएगा। 6 महीना के भीतर अगर मान लो वो ज्वाइन कर लिया कोई पार्टी, तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, क्योंकि माना जाएगा कि यही पार्टी वाला तुमको नॉमिनेट किया, वो पार्टी को तुमने ज्वाइन कर लिया। लेकिन 6 महीना के बाद अगर ये पार्टी को चेंज करता है, सॉरी, पार्टी को ज्वाइन करता है, तो फिर इसका मेंबरशिप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मतलब एंटी डिफेक्शन का शिकार ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? जो निर्दलीय होते हैं, याद रखिएगा, जो निर्दलीय होते हैं इस पर भी एंटी डिफेक्शन लगता है। कैसे? अब समझना, अब मान लो स्टेटमेंट आ जाए, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ा, मतलब बिना किसी दल का चुनाव लड़ा, होता बहुत लोग ऐसे लड़ते हैं जो बिना किसी दल के एमपी एमएलए बने। अब वो क्या किए, वहां जब वो पार्लियामेंट या फिर वो विधानसभा में जब जाएंगे तो वहां पे उसने क्या किया, पार्टी चेंज कर लिया, सॉरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, पार्टी चेंज नहीं, क्योंकि पार्टी तो था ही नहीं, निर्दलीय था, तो उसने क्या किया, पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो आप मुझे बताओ, जब वो पार्टी ज्वाइन करेगा तो आप समझो, मैंने आपको क्या बताया कि चुनाव लड़ने के टाइम में जो कंडीशन था, तो चुनाव लड़ने के टाइम में क्या कंडीशन था कि वो किसी भी दल का नहीं, तो जनता ने आपको इसलिए वोट किया और सारे दल को जनता ने नकार दिया और आपको वोट किया क्योंकि आप किसी भी दल में नहीं हैं, तो जनता ने आपको वोट करके वहां पे, है ना, पहुंचाया। और जैसे आप वहां पे पहुंचे हाउस में, आपने पार्टी को क्या किया, ज्वाइन कर लिया। तो जब आप पार्टी को ज्वाइन कीजिएगा तो आप बताइए ये जनता के साथ खिलवाड़ है कि नहीं? आपका कंडीशन क्या हो गया, चेंज हो गया ना, क्योंकि जिस पार्टी को भी आपने ज्वाइन किया उस पार्टी के कैंडिडेट को तो जनता ने नकार दिया और आपको चुना निर्दलीय। लेकिन आप जब पार्टी में जुड़ जाओगे तो उसका विचारधारा से आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो ये जनता के साथ क्या है, खिलवाड़ है। तो याद रखिएगा, कोई निर्दलीय भी अगर कोई दल को ज्वाइन कर लेता है, कोई पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लगता है। तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया होगा। तो एंटी डिफेक्शन मतलब क्या हो गया, पार्टी मेंबरशिप को क्या कर देना, समाप्त कर देना। तो यहां तक स्पष्ट है। तो अब देखो समझो, तो ये आपसे पूछेगा जब एग्जाम में, तो बता रहा है ये तीनों पर क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लागू होता है। अब एंटी डिफेक्शन का निर्णय कौन करता है? तो याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन का निर्णय कौन इसका मेंबरशिप समाप्त करेगा, तो स्पीकर, है ना। कौन करता है? स्पीकर करता है ना। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि एंटी डिफेक्शन का निर्णय कौन करता है, तो स्पीकर के पास ये पावर दिया गया कि आप एंटी डिफेक्शन का, अगर राज्य में है तो राज्य का जो स्पीकर होगा विधानसभा का, लोकसभा उधर है तो लोकसभा का, सेंट्रल में है तो लोकसभा का स्पीकर निर्णय करेगा, और राज्य में है तो राज्य का जो विधानसभा है उसका स्पीकर क्या करेगा, निर्णय करेगा। तो इतना आप इसमें ध्यान रखना। अब एक चीज समझना, एंटी डिफेक्शन लॉ किस पर लागू नहीं होता है, इस चीज को समझो। इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका अपवाद क्या है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और अपवाद से भी सवाल आता है।
इसका एक्सेप्शन क्या है? याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ का एक्सेप्शन क्या है ये समझना। पहला एक्सेप्शन इसका याद ध्यान रखना, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। याद रखना, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। इनको पार्टी से ऊपर माना जाता है, इनका पद का इतना गरिमा है और पद का गरिमा को ध्यान में रखते हुए इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज, और ये किस पर लागू नहीं होता है? तो अगर टू थर्ड मेंबर किसी पार्टी में विलय हो जाए, मिल जाए, है ना, विलय हो जाए या फिर है ना मर्जर हो जाए, उनका विलय हो जाए या मर्ज हो जाए, कितना? 2/3। याद रखिएगा, 2/3 का मतलब क्या हो गया समझना। पहले ये संख्या 2/3 नहीं था, पहले ये संख्या था 1/3। पहले नियम था कि अगर 1/3 मेंबर, जैसे समझना, जैसे मैं एग्जांपल दिया कि मान लो कि कोई कांग्रेस का मेंबर है, अब बीजेपी वाले लोगों ने क्या किया, उसको ऑफर किया। अगर मान लो कि 10 मेंबर, एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, मान लो कि 10 मेंबर कांग्रेस का है और 10 मेंबर जो है, अब 10 मेंबर में किसी एक मेंबर को क्या किया, पार्टी को चेंज करके बुला लिया अपने पास। तो आप मुझे बताओ, तो वो तो एंटी डिफेक्शन का शिकार हो जाएगा। वो अगर पार्टी चेंज करेगा तो एंटी डिफेक्शन हो जाएगा। लेकिन बोला गया कि अगर 2/3 लोग एक साथ पार्टी चेंज करेगा तो उसको एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा, तो उसको विलय माना जाता है कि 2/3 मेंबर एक ही साथ पार्टी को क्या किया, चेंज किया। इसका मतलब माना जाएगा पार्टी में ही खोट है ना, 2/3 मेंबर एक ही साथ चला गया। ये चीज समझ में आ रहा? तो इसलिए देखिएगा, अब देखो खेल क्या होता है। अब जब ये एंटी डिफेक्शन लॉ जब बन चुका है 1985 से, अब लोग क्या करने लगे, बोलते हैं ना कि लॉ बनाया, लॉ बोला कि हम डाल डाल चल रहे, तो हमारे जो होनहार सांसद है ना, होनहार एमएलए, ये सब जो है, ये बोले कि हम पात चल के दिखाएंगे तुमको। तो अब वो लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि 2/3 मेंबर अगर एक साथ आ जाए, तो पता चला 2/3 मेंबर को ऑफर दे दी और 2/3 मेंबर को एक साथ ले आए। अगर 2/3 मेंबर एक साथ आया पार्टी चेंज करके, तो एंटी डिफेक्शन भी नहीं हुआ और उस पार्टी में भी ज्वाइन कर ली। तो ये विलय माना जाता, मर्ज माना जाता कि 2/3 सदस्य अगर एक बार में आ गया, 1-2 सदस्य आएगा तब तो गया, है ना, 2/3 सदस्य अगर एक बार में आ गया तो फिर वो है ना एंटी डिफेक्शन का शिकार नहीं होता। ये इसका अपवाद है। ये मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया। पहले ये संख्या कितना था, 1/3। तो अब एक सवाल बनता है कि 1/3 जो संख्या था, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, अब 2/3। तो 2/3 जो है ये कब किया गया, है ना, एक सवाल बनता है कि 2/3 किया कब गया। तो आप याद रखिएगा, ये एक अमेंडमेंट किया गया था, एक और अमेंडमेंट हुआ इन द एंटी डिफेक्शन। एक तो हुआ था 52nd अमेंडमेंट 1985 और ये अमेंडमेंट हुआ था 91st, याद रखिएगा, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। और याद रखिएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा 1/3 का संख्या को बढ़ाकर 2/3 कर दिया। ये भी सवाल पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि वर्तमान में कितने लोग पार्टी को चेंज करके दूसरे पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो उसका मेंबरशिप समाप्त नहीं होगा, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा। तो आप याद रखिएगा, अभी बता दिएगा 2/3। अगर आपसे पूछ देगा कि 1985 में 52nd अमेंडमेंट के द्वारा कितना ये प्रावधान था, तो आप बता देना 1/3। यहां तक क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था एंटी डिफेक्शन लॉ का। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और भी कुछ जानना हो, है ना, तो आप यहाँ पे अपना डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।